रिकॉर्डिंग शुरू हो गई, अब ये पता नहीं सेव होती है कि नहीं होती। चलें जी, इट्स बिन 4 मिनट्स, हम लोग शुरू करते हैं। कल किसी एक बंदे का माइक ऑन है, प्लीज ऑफ कर दें। म्यूट ऑल, कंटिन्यू। उम्मीद है सब म्यूट हो जाएंगे अब। चल, हम लोग इसेंशियल्स ऑफ एन एसे का हमारा टॉपिक था जो कल हम डिस्कस कर रहे थे। शमसुल्लाह साहब क्या कह रहे हैं? कल जो हमने टॉपिक शुरू किया था दैट वाज एसेंशियल ऑफ एन एसे। उसमें हम लोगों ने कुछ बेसिक्स डिस्कस की थी। पहला पॉइंट जो मैंने उसमें बताया था आप लोगों को दैट वाज के फील्ड को अंडरस्टैंडिंग जरूरी होती है। आपने अपनी फील्ड्स डिफाइन करनी है। लाइक आपको हिस्ट्री पसंद है, आपको पॉलिटिक्स पसंद है, आपको रिलीजन पसंद है, आपको सोशल साइंसेस पसंद है। जो भी फील्ड आप चूज करेंगे अपने लिए, दैट विल बी योर वे फॉरवर्ड। वही फील्ड होगी जिसकी एक्सपर्टीज में आपने जाना है। उसकी बेसिक्स को अंडरस्टैंड करना है, उसकी थीरीज को अंडरस्टैंड करना है, उसमें लिमिटेशंस क्या है उनको अंडरस्टैंड करना है, उसमें किस हद तक ये पॉइंट हम कल डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। दूसरे पॉइंट की तरफ आते हैं। I'm not comfortable with this laptop thing. अब ठीक है। अच्छा, सेकंड पॉइंट वाज अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टॉपिक। मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स सीएसएस का पेपर अटेम्प्ट करते हुए टॉपिक को अंडरस्टैंड किए बगैर टॉपिक के ऊपर लिखना शुरू कर देते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं इसको शॉटगन टेक्निक। शॉटगन टेक्निक क्या होती है? आपने जैसे ही एक टॉपिक को पढ़ा, आप उसके साथ, अभी मेरी आवाज आ रही है कि नहीं आ रही? आ रही है सर। ये मुझे क्यों कह रहे हैं कि नहीं आ रही? मुझे मैसेज आ रहे हैं कि आवाज नहीं आ रही। ये कंफ्यूज तो ना करें उस्ताद मोहतरम को। सर उनका माइक ऑफ होगा, उनको क्या ऑन कर लें, इसलिए आवाज नहीं आ रही होगी। आपकी आवाज सबको आ रही है। अच्छा, उनके स्पीकर्स ऑफ होंगे, राइट। जी। तो स्पीकर और जो वीडियो है वो ऑफ रखना होता है, वो नीचे साइन पे उनको क्रॉस रखना होता है। सिर्फ आपका आप बोलेंगे और आपकी आवाज आएगी, बाकी सबकी नहीं आनी चाहिए। स्पीकर ऑफ रखना होता है। यस, नीचे आ तो गया ज्वाइन विद कंप्यूटर ऑडियो। चलें, पहले दिन ये होते हैं छोटे मोटे इश्यूज। आई थिंक अब इनको आवाज आ जाएगी। हम लोग बात कर रहे थे, बात ही भूल जाती है, टॉपिक को अंडरस्टैंड करने की। मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स शॉटगन टेक्निक को अपनाते हैं। शॉटगन टेक्निक क्या होती है? ऑल दैट यू नो अबाउट अ सर्टेन टॉपिक, किसी कोई एक भी टॉपिक आपके सामने रखा गया। It can be about democracy, it can be about poverty, it can be about Islam, it can be about
pandemics, it can be about anything at all. अब बेसिकली जब भी कोई टॉपिक आपके सामने आता है, उस टॉपिक की कई डायमेंशंस हो सकती हैं, मतलब 2, 4, 6, 8, 10 पर्सपेक्टिव हो सकते हैं, जिन पर्सपेक्टिव्स में आप उसके ऊपर डिलीवर कर सकते हैं, जिन पर्सपेक्टिव्स में आपके पास नॉलेज मौजूद है उसके ऊपर बात करने का। लेकिन आपने ये अंडरस्टैंड करना है कि पेपर चेकर ने आपसे क्या एक्सपेक्ट किया है। पेपर चेकर, जब मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ ना, किसी से मैं पूछ रहा हूँ, शाफे से फॉर एग्जांपल, शाफे प्लीज आप अपना इंट्रोडक्शन करवाएं। आई हैव इन माई माइंड कि शाफे का नाम तो शाफे है, लेकिन इसके बाद इंट्रोडक्शन में मुझे उस सवाल के आंसर एक्सपेक्ट करना क्या चाहिए कि शाफे अपना नाम बताएगा, अपना थोड़ा सा फैमिली का बैकग्राउंड बताएगा, एजुकेशनल बैकग्राउंड बताएगा, हॉबीज, इस तरह की चीजें ये बता देगा। अब फर्ज करें शाफे को मैं कहता हूँ प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। शाफे क्या कहता है? शाफे कहता है जी मेरा नाम शाफे तनवीर है, मैंने एमएससी की हुई है बायोमेडिकल साइंसेज में, मेरा थीसिस इस टॉपिक के ऊपर था। बायोमेडिकल साइंसेज ये होती है, बायोमेडिकल साइंसेज वो होती है, इसको इस तरह पढ़ते हैं, इसको वैसे पढ़ते हैं। अब ये क्या हो गया, मेरी एक्सपेक्टेशन से ये हट गए। जब भी पेपर चेकर ने कोई भी टॉपिक आपके लिए दिया है पेपर के अंदर, वो आपसे एक खास पर्सपेक्टिव में उसका जवाब एक्सपेक्ट कर रहा है। अब ये पर्सपेक्टिव आपने कैसे डिफाइन करना है? ये प्रैक्टिस के साथ डिफाइन होगा। जितने ज्यादा टॉपिक्स आप प्रैक्टिस करेंगे, जितने ज्यादा टॉपिक्स आप इवेल्युएट करवाएंगे, जितने ज्यादा टॉपिक्स की आप आउटलाइंस बनाएं, इंट्रोडक्शंस लिखें, कंक्लूजन्स लिखें, मैं ज्यादा इन चीजों के ऊपर फोकस करता हूँ। बॉडी ऑफ द एसे इज सेकेंडरी थिंग, पढ़ना वो भी चाहिए, प्रैक्टिस वो भी करनी चाहिए, लेकिन वो फर्स्ट आपकी प्रेफरेंस नहीं होती। तो प्रैक्टिस जितनी ज्यादा करेंगे उतना ज्यादा आपके लिए बेहतर होगा। एक ये चीज। दूसरी एक और इंपॉर्टेंट चीज है, मैं अपने सारे स्टूडेंट्स को ये रिकमेंड करता हूं, रिकमेंडेशन ये होती है कि रीडिंग अपनी ज्यादा से ज्यादा कीजिए। अब उस रीडिंग से मुराद सिर्फ सिलेबस रिलेटेड रीडिंग नहीं होती, उस रीडिंग से मुराद जनरल रीडिंग होती है। आप हिस्ट्री पढ़ सकते हो, पॉलिटिक्स पढ़ सकते हो, फिलॉसफी पढ़ सकते हो, कोई भी चीज आप पढ़ सकते हो अपार्ट फ्रॉम सिलेबस। इससे होता क्या है, मैंने इसके ऊपर पोस्ट भी की थी, वो सीएसएस क्लब में इधर उधर मैंने शेयर भी की थी कि आपकी लर्निंग कैसे इंक्रीज होती है रीडिंग से, सिर्फ रीडिंग से। यू आर नॉट पर्पसफुली डूइंग एनीथिंग एल्स, आप सिर्फ रीडिंग कर रहे हो। योर ब्रेन इज कंप्रिहेंडिंग थिंग्स इन सच अ मैनर कि आपको आइडिया भी नहीं होता और आपका ब्रेन वो चीजें कॉपी कर रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल, किसी बात को इंट्रोड्यूस कैसे करवाना है आपको नहीं पता, आपने सिर्फ वो बुक पढ़ रहे हो, उसमें किसी टॉपिक को इंट्रोड्यूस कैसे करवा रहा है, आप जस्ट, आपका ब्रेन वो चीज अपने अंदर जज्ब कर रहा है। दो चीजों को कंपेयर कैसे करना है, आपका ब्रेन जज्ब कर रहा है। किसी चीज के ऊपर क्रिटिसिज्म कैसे करना है, पॉजिटिव क्रिटिसिज्म क्या होता है, क्रिटिसिज्म फॉर द सेक ऑफ क्रिटिसिज्म क्या होता है, ये सारी चीजें आपका ब्रेन जज्ब कर रहा है। वोकैबुलरी आपका ब्रेन लर्न कर रहा है, सेंटेंस स्ट्रक्चर आपका ब्रेन लर्न कर रहा है, किसी चीज को एक्सप्रेस कैसे करना है, एक ही आइडिया को मल्टीपल वेज में, मतलब एक जगह पे वही आइडिया डिस्कस हुआ, अल्फाज और थे, दूसरे जगह पे वही आइडिया डिस्कस हुआ, उसमें अल्फाज और थे। इसके पीछे पर्सपेक्टिव क्या है, इसके पीछे वो सारी चीजें हैं क्या? बेसिकली आप इंटेंशनली उनमें से कुछ भी लर्न नहीं कर रहे। वो हमने सोशल साइंसेज में ना एमफिल में एक थ्योरी पढ़ी थी, उस थ्योरी के मुताबिक वो मल्टीपल बिलीफ्स हैं। एक बिलीफ ये कहता है कि ह्यूमन ब्रेन इज एन एम्प्टी स्लेट, बिल्कुल ह्यूमन ब्रेन के ऊपर कुछ नहीं होता, आप जो भी उसके ऊपर करना चाहें वो आप करते हो, जो भी उसके ऊपर आप उसको देना चाहे बच्चे की तरबियत के हवाले से, लैंग्वेज के हवाले से, ईच एंड एवरीथिंग, वो सारी चीजें आप करते हो। दूसरा स्कूल ऑफ थॉट ये कहता है कि ह्यूमन वो वाइट स्लेट नहीं है, उसमें सर्टेन कैपेबिलिटीज बिल्ट इन आती हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं आजकल ये चीज वैसे एक्सपीरियंस कर रहा हूँ और इसी थ्योरी के ऊपर मैं बिलीव रखता हूँ। मेरा बेटा है माशाल्लाह 2.5 साल का हुआ है, तो अब वो उसकी स्टेज है जिसमें वो चीजें लर्न कर रहा है और सेंटेंस बनाना है उसने शुरू की है। अब मैंने आज तक जिंदगी में उसके साथ ये सेंटेंस नहीं बोला कि, क्या सेंटेंस नहीं बोला, वो मुझे डा बुलाता है, डा बाइल की चार्जिंग फिनिश थी इसलिए बाइल चार्जिंग पे गा दिया है। अब ये उसने कल मुझे ये सेंटेंस बोला था, उसने कभी इतना लंबा सेंटेंस नहीं बोला। टू बी वेरी ऑनेस्ट,
उसकी पूरी जो 2.5 साल की जिंदगी है उसमें मैंने ये एग्जैक्ट सेंटेंस उसको नहीं बताया, उसको मैंने नहीं पढ़ाया, उसको मैंने नहीं समझाया। हाँ, मैंने ये जरूर उसे बताया, एक दफा कहीं बताया मोबाइल की चार्जिंग फिनिश हो गई है बेटे, फिर बताया मैं इसे चार्जिंग पे लगा दूं, फिर बताया इसको ये कर दूं। अब उसने चार्जिंग फिनिश हो गई, किसी और उसके ब्रेन में एक मेमोरी पड़ी हुई है, चार्जिंग पे लगाना है कहीं और मेमोरी पड़ी है, इसलिए वाला वर्ड उसने पता नहीं किसी और मेमोरी से इनकल वो इकट्ठा किया है और उन सब को बनाकर एक सेंटेंस मुझे दे दिया है। अब ये लर्निंग क्या है? ये वो अनइंटेंशनल लर्निंग है जिसकी मैं आपको रिकमेंडेशन कर रहा हूं कि जितनी ज्यादा आप रीडिंग करेंगे उतना ज्यादा आपका ब्रेन अनइंटेंशनली ऐसी चीजें सीख रहा होगा जो आपको पता भी नहीं और आपके ज़हन में वो आ रही। हैविंग सेड दैट, जब हम बात कर रहे थे अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टॉपिक, उसके लिए मैंने आपको ये बात वाजे कर दी कि जितनी ज्यादा रीडिंग बढ़ाएंगे, मैं आपको ये 1 माह का जो कोर्स होगा इसके अंदर आपको 2 बुक्स के रिव्यूज आपके ऊपर होंगे। 1-2 बुक्स मैं आपके साथ पीडीएफ में भी शेयर करूंगा, वो मैं अपने सारे बैचेस के साथ करता हूँ। मैंने कुछ पेड वर्जन्स लिए हुए हैं कुछ वेबसाइट से, वहाँ पे पीडीएफ बुक्स मिलती हैं, समटाइम्स वो फ्री मिल जाती है मुझे, समटाइम्स मुझे पे करना होता है, लेकिन वो आप लोगों के लिए फ्री होती हैं। ईच मंथ 2 बुक्स मैं शेयर करता हूँ और वो 2 बुक्स आपने रीड करनी होती हैं, उनके रिव्यूज लिखने होते हैं इन द सेम फॉर्म जैसे आप एक ऐसे लिख रहे हो, और वो फिर आप वो मुझसे इवेल्युएट करवाते हो, मैं आपकी चेक करता हूँ। ये आपकी एक जर्नली आपके ब्रेन में चीजें चली जाती हैं और ये एक आप लोगों की आदत बन जाती है। जो आपसे पिछला बैच है उसमें तकरीबन 11 या 12 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कंटिन्यूसली मेरे से इवेल्युएशंस करवा रहे हैं। मतलब वो उन्होंने 1 मंथ के लिए नहीं, वो कहते हैं कि सर जब तक हमारे एग्जाम है वो हम तब तक कंटिन्यू रखेंगे। वो समझते हैं कि ये प्रैक्टिस बड़ी अच्छी है उनके लिए, बड़ी फायदेमंद साबित हो रही है। तो इट्स अप टू यू गाइस, आप जितना भी उसको कंटिन्यू रखना चाहें। अंडरस्टैंडिंग ऑफ द फील्ड इज द फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टॉपिक इज द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, और थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग क्या है वो अब हम आगे जाके डिस्कस करते हैं। यहां तक आप लोगों को समझ आ गई? आप लोग मुझे मैसेज में, वो जो चैट है वहां पे आप मुझे बता सकते हैं। ठीक हो गया। अगला पॉइंट है स्टेइंग रेलिवेंट एंड टू द पॉइंट। देखिए, सिर्फ और सिर्फ आउटलाइन की हद तक या इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ की हद तक आपका टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग शो करना काफी नहीं होता। बेसिकली आपकी कैपेबिलिटीज का आइडिया ही वहां पे जाके होता है कि जब आप किसी चीज को लेकर चलते हो तो आप किस हद तक उसके साथ रिलेटेड रहते हो। इसी तरह समझिए, वो मैं बेसिकली पंजाब से हूँ, तो पंजाबी में हम लोग वो जानवरों को जिस चीज से बांधते हैं उसको किल्ला कहते हैं। एक मिनट रुकिए, ये व्हाट्सएप ग्रुप पे क्या फेस किया जा रहा है। लेट यू इन सून, मैंने सबको इन किया तो है, अब और कैसे? फिजा इज वेटिंग रूम अगर मैं डिसेबल करता हूँ तो फिर सारे लोग ज्वाइन कर लेंगे ऑटोमेटिकली, डायरेक्ट ज्वाइन कर लेंगे, या क्या सीन होता है? मैंने उसको डिसेबल कर दिया। एक बंदा मुझे वेटिंग में शो हो रहा है, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 लोग हैं यहाँ पे।
चलें खैर। पहले दिन ये स्यापा रहेगा। अच्छा, हम बात कर रहे थे स्टेइंग रेलिवेंट एंड टू द पॉइंट। उसमें मैं एग्जांपल दे रहा था। हम लोग पंजाब में, बल्कि पूरे पाकिस्तान में ही ऐसा होता होगा, उसका नाम डिफरेंट होगा। लकड़ी एक खोद देते हैं जमीन में, उसको किला कहते हैं, उसके साथ रस्सी बांध देते हैं और उस रस्सी के एंड पे जानवर को बांध दिया जाता है। अब वो बेसिकली वो जो किला है ना, वो जो स्टिक है जिसके साथ वो बांधा गया है, दैट इज योर सेंट्रल पॉइंट, दैट इज योर फोकल पॉइंट ऑफ द एसे, दैट इज योर मेन आइडिया ऑफ द एसे। वो जो रस्सी है वो आपकी लिमिटेशन है, वो आपके वो आइडियाज हैं जो आप उस फोकल पॉइंट से रिलेट करके लिख सकते हो। अब मैक्सिमम वो रस्सी की लिमिट में आप वो अगर जानवर घूमे ना तो एक गोल दायरा सा बनता है वो सेंट्रल पॉइंट के इर्द गिर्द। ये आपकी टोटल लिमिटेशन डिफाइन होती है जिसके अंदर रहकर आपने सारा ऐसे लिखना होता है। जो बेहतरीन ऐसेस होते हैं वो अपने रीडर को रेलिवेंट रहकर इन्फॉर्म करते हैं स्पेसिफिक टॉपिक के हवाले से, वाइल फोकसिंग ऑन अ स्ट्रॉन्ग सेंट्रल आइडिया। इसकी मैं मिसाल इस तरह देता हूं, किसी भी ऑथर की किताब ले लीजिए, किसी भी अच्छे ऑथर की कोई अच्छी किताब ले लीजिए। उसको जब आप रीड कर रहे होते हैं, उसके किसी भी पेज पे चले जाएं, किसी भी चैप्टर पे चले जाएं, आपको उस चैप्टर के किसी भी पैराग्राफ की रेलिवेंस नजर आएगी विद द मेन टॉपिक, जो जिस टॉपिक के ऊपर वो किताब लिखी गई है। ये एक अच्छे राइटअप की निशानी है। और जितनी फेमस किताबें आप देखेंगे ना, जितनी भी बड़ी कॉमन किताबें आपको नजर आती हैं, उनमें आपको ये चीज कॉमन नजर आएगी कि उनमें थ्रू आउट देयर 200 पेजेस की है, 300 की है, 400 पेजेस की है, जितने पेजेस की भी है, थ्रू आउट आपको सेंट्रल आइडिया के साथ वो बुक्स कनेक्टेड नजर आएंगी। एग्जैक्टली यही चीज आपके ऐसे में नजर आनी चाहिए। शुरू में समटाइम्स होता है, स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होती है, जब आप एक चीज लिख रहे होते हो तो आप अक्सर औकात इररेलेवेंट हो जाते हो, आप अक्सर औकात ऐसी चीजों की तरफ चले जाते हो जो सेंट्रल आइडिया से रिलेटेड नहीं है, जो मेन थीम के साथ कनेक्टेड नहीं है। ये काम आपने नहीं करना। एक अच्छा ऐसे हमेशा रीडर को स्पेसिफिक टॉपिक के साथ रिलेट करके रखेगा और स्ट्रॉन्ग सेंट्रल आइडिया के ऊपर वो बिलीव करेगा। चौथे नंबर पे, whatever you claim, you're supposed to deliver that. Sometimes क्या होता है, कुछ स्टूडेंट्स मेरे एक रूममेट भी थे, अल्लाह उनको तरक्कियां अता फरमाए, क्वालिफाई तो नहीं वो कर सके, लेकिन उसकी एक आदत थी क्या, अच्छे जो टॉपर सीएसपीज है ना, उनके नोट्स वो पता नहीं कहां कहां से ढूंढ लाता था। फिर उनके एसेज, उनकी आउटलाइंस और इस तरह की काफी सारी चीजें वो ढूंढ लाता था। फिर वो क्या करता था, जने का बच्चा, उसने वो सारी चीजें प्रिंट आउट करवा के दीवार, पूरा कमरा उसने भरा हुआ था। ये जनाब वुमेन के ऊपर ऐसे की आउटलाइन है, ये इंट्रोडक्शन है डेमोक्रेसी के ऊपर, ये फलानी चीज है, ये फलानी चीज है, ये फलानी चीज है। गुजर रहा है, आ रहा है, जा रहा है, इस पेज को देख रहा है, उसको रट्टा लगा रहा है, दूसरे पेज को देख रहा है, रट्टा लगा रहा है, तीसरे पेज को देख रहा है, रट्टा। बाय एंड ऑफ द ईयर उसके पास कोई 30 ऐसे थे जो उसने मेमोराइज कर लिए हुए थे, फ्रॉम फर्स्ट वर्ड ऑफ द आउटलाइन टू द लास्ट वर्ड ऑफ इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ। ये वो शुरू की चीजें रट्टा लगाता था, पूरा ऐसे नहीं रट्टा लगाता था, ये चीज रट्टा लगाता था पेपर चेकर के ऊपर, एग्जामिनर के ऊपर अच्छा इंप्रेशन डालने के लिए। अब इससे होता क्या है, आपने अच्छी सी आउटलाइन बना ली, लेकिन वो आउटलाइन रट्टा बेस्ड आउटलाइन है। ये चीज ज़हन में रखिए। वो जो पहले 2 पॉइंट मैंने आपको बताए थे, अंडरस्टैंडिंग ऑफ द फील्ड एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टॉपिक, ये दोनों चीजें इस चीज में शामिल नहीं होंगी अगर आपने आउटलाइन को रट्टा लगाया। अच्छा, वो रट्टा लगाता था और वहां पे फॉर एग्जांपल उसने एक टॉपिक को रट्टा लगाया हुआ है, टॉपिक है डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान, जेनेरिक सा टॉपिक है, उसमें उसकी हिस्ट्री भी है, उसमें फ्यूचर भी है, प्रेजेंट सिचुएशन भी है, ईच एंड एवरीथिंग सब कुछ वहां पे मौजूद है। अब पेपर में आ गया व्हाट इज नहीं, फ्यूचर ऑफ डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान, ये टॉपिक आ गया। उसने क्या करना है, उस पूरे के पूरी डेमोक्रेसी को उठाना है, वहां पे पेस्ट कर देना है। क्यों? क्योंकि उसके ज़हन में डेमोक्रेसी का कॉन्सेप्ट वही है और वो उसने सब कुछ वहां पे लिख देना है। अब होता क्या है,
दो प्रॉब्लम्स यहां से क्रिएट होती हैं। एक प्रॉब्लम तो ये कि आपने टॉपिक को प्रॉपरली कॉम्प्रिहेंड नहीं किया। टॉपिक सिर्फ फ्यूचर ऑफ डेमोक्रेसी पूछ रहा है, हिस्ट्री नहीं पूछ रहा, बैकग्राउंड नहीं पूछ रहा, डेमोक्रेसी इवॉल्व कैसे हुई नहीं पूछ रहा, डेमोक्रेसी का कॉन्सेप्ट क्या है नहीं पूछ रहा, सिर्फ ये पूछ रहा है कि पाकिस्तान के अंदर आगे आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो, डेमोक्रेसी किस फॉर्म में जाएगी। एक तो ये प्रॉब्लम हुई कि उसने वो टॉपिक को प्रॉपरली कॉम्प्रिहेंड नहीं किया। दूसरे नंबर पे क्या हुआ, जो जो चीजें रट्टा लगाने से आप कन्वे कर देते हो, फॉर एग्जांपल फर्ज करें एग्जैक्ट उसने यही टॉपिक भी तैयार किया हुआ था, फ्यूचर ऑफ डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान, एग्जैक्ट वही टॉपिक आ गया, उसने एग्जैक्ट वही आउटलाइन लिख ली, वही इंट्रोडक्शन लिख लिया। पेपर चेकर जो होगा, जिसने वो इवेल्युएट करना है, वो देखेगा यार ये तो बड़ा अच्छा लिखा है इसने, चलो इसके 2-3 पैराग्राफ पढ़ते हैं। फर्स्ट पैराग्राफ पढ़ा, दूसरा पैराग्राफ पढ़ा, तीसरा पैराग्राफ पढ़ा, ऐसे घूरी बढ़ती जाती है उस बंदे की। ये क्या हो रहा है, क्यों बढ़ती जाती है? जो क्वालिटी फर्स्ट पैराग्राफ में थी, जो क्वालिटी इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ में थी, जो सेंटेंस स्ट्रक्चर और क्वालिटी आपके आउटलाइन में था, वो आगे से क्वालिटी तो खत्म हो गई। क्यों? क्योंकि वहां पे तो रट्टा खत्म हो गया। तो जो कुछ आपने आउटलाइन में क्लेम करना है, वो कुछ आपने वैसा ही बॉडी ऑफ द एसे में डिलीवर करना है। अगर आपने कोई चीज क्लेम की, अच्छा इसमें एक और इश्यू भी होता है, अक्सर स्टूडेंट्स आउटलाइन बहुत ही लंबी बना देते हैं, वेरी कॉम्प्रिहेंसिव एंड वेरी डिटेल्ड, मतलब जो कुछ उनके पास है वो सब कुछ ही लिखाते हैं। पेपर में आपके पास टाइम कितना है? जस्ट 3 आवर्स। उसमें आपने आउटलाइन बनानी है, ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी है, रफ काम करना है, नीट काम, सारी चीजें उसमें आपने करनी है। फिर होता क्या है, 90%, 90 भी नहीं, 80, 60%, 70% ऑफ आउटलाइन आप वो मैसेज कन्वे कर देते हो, लेकिन आखिरी पे जो 30-40% आउटलाइन के पॉइंट्स रह जाते हैं ना, वहां पे फिर आप कूची मुची मारना शुरू कर देते हो, वहां पे आप चीजों को स्क्वीज करना शुरू कर देते हो, वहां पे आप 3-3, 4-4 आर्गुमेंट्स को एक ही पैराग्राफ में ऐड करना शुरू कर देते हो। इससे प्रॉब्लम क्या होती है? आपका गलत इंप्रेशन। Whatever you claim in your outline, you're supposed to deliver that in body of the essay. इसकी मिसाल मैं अक्सर देता हूँ, एक स्टूडेंट है, 2 स्टूडेंट हैं, इंग्लैंड में पढ़ रहे हैं एक टीचर के पास, और दोनों पाकिस्तान से हैं, एक गिलगित बल्तिस्तान से है, एक लाहौर से है। दोनों स्टूडेंट्स अपने टीचर के सामने इंप्रेशन बनाने के लिए कहते हैं, सर आप कभी पाकिस्तान आए ना, तो मैं आपको अपना एरिया घुमाऊं, वहाँ पे ऐसे जनाब नेचुरल ब्यूटी है, वहाँ पे आपको ये आपको एनिमल्स नजर आएंगे, वहाँ पे आपको इस तरह की बागात नजर आएंगे, सेबों के बागात हैं, पीच के बागात, और पता नहीं क्या क्या आपको वहां पे नजर आएगा। ये दोनों स्टूडेंट सेम चीज क्लेम कर रहे हैं। ये क्या हुआ, ऑटोमेटिकली फुल स्क्रीन मोड और ऑटोमेटिकली ये की हो रहा है। अच्छा, दोनों स्टूडेंट्स ने सेम चीज क्लेम की, लेकिन बाय चांस, इसका माइक ऑन है, रिजवान हम लोग एंड पे क्वेश्चन आंसर सेशन करेंगे। बाय चांस वो जो टीचर था वो आ गया पाकिस्तान में, उसने लाहौर भी विजिट किया अपने एक स्टूडेंट के पास, उसने गिलगित बल्तिस्तान भी विजिट किया अपने दूसरे स्टूडेंट के पास। अब जो पहला स्टूडेंट था उसने जितनी चीजें क्लेम की थी उनमें से 50% डिलीवर उसने की, बाकी के 50% झूठ निकले या उसने उसके ऊपर बात ही नहीं की। और जो दूसरा स्टूडेंट था उसने जो चीजें क्लेम की थी वो सारी की सारी उसको बता दी, चाहे वो कितना ही सिंपल एरिया क्यों ना हो। अब जो टीचर था उसके जहन में अच्छा इंप्रेशन उस बंदे का होगा जिसने जो चीज क्लेम की थी वो चीज डिलीवर भी की। जो झूठ बोलता रहा, जो मिसगाइड करता रहा टीचर को, उसके बारे में उसका अच्छा इंप्रेशन नहीं होगा। सेम हैपेंस इन योर आउटलाइन। आपने खूबसूरत किस्म की आउटलाइन बना दी, लेकिन बॉडी ऑफ द ऐसे में आप उतनी खूबसूरती कायम नहीं रख सके, उतना अच्छा सेंटेंस स्ट्रक्चर नहीं बना सके, उतना अच्छा आपका ग्रामर नहीं है, उतने अच्छे आपके टेंसेस नहीं है, उतने मतलब अच्छी आपकी इंग्लिश है ही नहीं, वो आपने बनावटी रखी हुई थी शुरू में प्रेजेंट करने के लिए। इसका एक गलत इंप्रेशन जाएगा और आपके पेपर का बेड़ा गर्क हो जाएगा। यहां तक ये 4 पॉइंट्स मैंने आपको बताए, यहां तक समझ आ गई? एक एक मैसेज कर दीजिए प्लीज। ठीक हो गया। ऐसे के अंदर यू आर ऑलवेज सपोज टू बी लॉजिकल
rather than emotional. एक स्टेटमेंट भी स्पेशली आपके आउटलाइन के अंदर, इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ के अंदर और कंक्लूडिंग पैराग्राफ के अंदर, इन 3 चीजों के अंदर आपकी स्पेसिफिकली और बाकी आपके पूरे में जनरली, लो जी, रनिंग आउट ऑफ टाइम, वी हैव रिमूव्ड द 40-minute टाइम लिमिट ऑन योर ग्रुप मीटिंग। अब सर दोबारा करेंगे। नहीं, उन्होंने लिमिट इंक्रीज कर दी है, दोबारा नहीं करना मेरे ख्याल से। मैं सर 40 मिनट होती है सर, अब देखें इंक्रीज की है या क्या किया। मेरे ऊपर उनने मेहरबानी कर दी है, उनको पता है ये शरीफ आदमी है, पहली दफा आया तो इसको को थोड़ा सा हेल्प करते हैं। अच्छा, मुझे इतनी खुशी हुई है कि मैं भूल गया मैं पॉइंट क्या डिस्कस कर रहा था। हाँ जी, हम बात कर रहे थे लॉजिक और इमोशंस की। आप जो कुछ भी एक एकेडमिक पीस ऑफ राइटिंग जो होता है, उसमें थीसिस आपका एकेडमिक पीस ऑफ राइटिंग है, रिसर्च पेपर आपका एकेडमिक पीस ऑफ राइटिंग है, आपका फॉर्मल ऐसे जो आप लिख रहे होते हो, ये एकेडमिक पीस ऑफ राइटिंग में काउंट होते हैं। इसमें आप कभी भी इमोशंस को यूज नहीं कर सकते। Each and everything that you present should be backed by some evidence, should be backed by some references. Without references, without evidences, ये आपका subjective analysis हो सकता है, आपकी जाती राय हो सकती है, वो उसको कभी भी academic piece of writing तस्वुर नहीं किया जाएगा। So आपने ये चीज हमेशा माइंड में रखनी है, ये चीज हमेशा जहन में रखनी है कि इमोशंस के ऊपर बात नहीं करनी। अगर आप ये कहें पाकिस्तानी नेशन among all the South Asian nations is the most energetic one and the one which loves its country the most, यहां तक आपने बात खत्म कर दी। This is an emotional statement, this is not a logical statement। हाँ, अगर आप ये कहें according to Pew Research, PEW एक रिसर्च करते हैं, सर्वेस करते हैं, पाकिस्तानी पीपल among all the people of South Asia have stood to be more loving to their country than the other ones। साथ आप रेफरेंस दे दें, 2014 में प्यू वालों ने रिसर्च की थी। ये आपका स्टेटमेंट, अब स्टेटमेंट दोनों सेम है, लेकिन आपने जिसके साथ रेफरेंस दे दिया, जिसके साथ आपने आर्ग्यूमेंट ऐड कर दिया, जिसके साथ आपने लॉजिक ऐड कर दी, वो ज्यादा मानी रखता है, वो ज्यादा कदर की निगाह से देखा जाएगा। जो बाकी है, जो आपने जनरली बात कर दी है, उसकी उस तरह की इंपॉर्टेंस नहीं होती। So there are two styles of writing। एक जर्नलिस्टिक स्टाइल ऑफ राइटिंग होती है, जो जर्नलिज्म में, जो न्यूज़पेपर में मोस्टली लिखा जाता है, उसमें आप इमोशंस दे सकते हो, उसमें आप सेंसेशनलिज्म क्रिएट कर सकते हो, उसमें आप कुछ भी इस तरह का काम कर सकते हो, उसमें रेफरेंसेस जरूरी नहीं होते। लेकिन जो एकेडमिक स्टाइल ऑफ राइटिंग है, यहाँ पे रेफरेंसेस जरूरी है। सो वट एवर यू आर गोइंग टू कोट, वट एवर यू आर गोइंग टू प्रेजेंट, हमेशा ज़हन में रखिए कि जितना ज्यादा रेफरेंस्ड डेटा होगा आपके पास, उतना ज्यादा आपका ऐसे ऑथेंटिक समझा जाएगा, उतना ज्यादा आपका ऐसे अच्छा समझा जाएगा। फिर मैच्योर राइटिंग एक्सप्रेशन, मैंने, ये मेरी रियल टाइम स्टोरी है। मैंने 4 साल CSS के स्ट्रगल में गुजारे। उन 4 सालों में मेरे बड़े भाई पुलिस सर्विसेज में हैं, अभी माशाल्लाह DPO हैं वो। अब ही वाज सिंसियर विद मी, ऑब्वियसली वो ऐसा नहीं हो सकता कि वो मेरे साथ सिंसियर ना हो। थ्रू आउट माई जर्नी ही केप्ट टेलिंग मी कि आपका राइटिंग एक्सप्रेशन मेच्योर होना चाहिए, इसको मेच्योर करो, इसको मेच्योर करो, इसको मेच्योर करो। अब वो मेरे जहन में मेच्योर जा रहा था, लेकिन मेच्योर राइटिंग एक्सप्रेशन होता क्या है वो मुझे कभी नहीं पता चला। वो मुझे अपनी 4th अटेम्प्ट में जाके पता चला। मतलब समटाइम्स होता है कोई बंदा आपको सिंसियरली चीज बता रहा होता है, लेकिन वो आपके जहन में पहुंचा नहीं पा रहा होता वो मैसेज, वो आपको प्रॉपरली कन्वे नहीं कर पा रहा होता, आप उसकी उस पॉइंट को अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे होते। मतलब यही डिफरेंस होता है ना। एक अच्छा उस्ताद जो है वो चीज आपके लेवल पे आकर, ग्रास रूट लेवल पे आकर समझाएगा, ताकि आप उसको अंडरस्टैंड कर सके। हो सकता है उसकी अंडरस्टैंडिंग उससे हायर लेवल की हो। इसी तरह मैं अपने 2.5 साल के बेटे को बताऊं, बेटा वो फ्यूजन रिएक्शन क्या होता है और फिशन रिएक्शन क्या होता है, उसने आगे से कहना है जी जी जी, या यस दा, या ओके ठीक है, मतलब उसके पल्ले कुछ नहीं पड़ेगा। तो वो एक समटाइम्स कोई बंदा अच्छा उस्ताद नहीं होता, या अच्छी तरह वो मैसेज आपको कन्वे नहीं कर पा रहा होता, चाहे वो कितना ही लाइक क्यों ना हो, कितना ही कुछ क्यों ना हो। ये मेरे साथ भी हुआ। मैच्योर राइटिंग एक्सप्रेशन एक ऐसी चीज है
चलो जी, अब इसको भी वो एक मैसेज कर दें जवेरिया को कि वो कैसे वो करना है। हाँ, अब कनेक्ट हो रहा है, कनेक्ट हो गया। अब मोस्ट प्रोबेबली आवाज आ रही होगी। अच्छा, मेच्योर राइटिंग एक्सप्रेशन क्या होता है? ऐसा राइटिंग एक्सप्रेशन जिसमें ग्रामेटिकल एरर्स ना हो, ग्रामर के एरर्स नहीं होने चाहिए। ये 5-6 चीजें मैं बताऊंगा, ये लिख लीजिए। ऐसा राइटिंग एक्सप्रेशन जिसके अंदर स्पेलिंग के मिस्टेक्स ना हो। ऐसा राइटिंग एक्सप्रेशन जिसके अंदर टेंसेस की मिस्टेक्स ना हो, ग्रामर के अंदर ही वो आ जाता है, लेकिन आप इसको सेपरेटली लिख लीजिए। ऐसा राइटिंग एक्सप्रेशन जिसमें रेपिटेशन ऑफ आइडियाज ना हो, आइडियाज रिपीट ना हो रहे हो, एक आइडिया भी दूसरी दफा रिपीट नहीं होना चाहिए। ऐसा राइटिंग एक्सप्रेशन जिसमें रेपिटेशन ऑफ वर्ड्स नहीं हो, आपके पास इतने वर्ड्स की वोकैबुलरी होनी चाहिए, एक वर्ड, एक ही बात कहने के 2-3 अंदाज आपके पास होने चाहिए, ताकि आपकी वो एक बात रिपीट रेपिटेटिव फील ना हो। ऐसा राइटिंग, ये 5 चीजें हो गई। ऐसा राइटिंग एक्सप्रेशन जिसके अंदर हो गया स्पेलिंग एरर्स नहीं, ग्रामेटिकल एरर्स नहीं, हाँ, एडिक्वेट यूज ऑफ इडियम्स, जहां पे जो इडियम्स यूज करने हैं वो आपको करने आने चाहिए। ये 6 चीजें अगर आपके राइटिंग एक्सप्रेशन में मौजूद हैं, जो डोंट्स हैं वो नहीं है, जो डूज हैं वो अगर हैं, तो योर राइटिंग एक्सप्रेशन कैन बी कंसिडर्ड एज मेच्योर राइटिंग एक्सप्रेशन। उसमें एलियन किस्म की वोकैबुलरी, बड़ी मुश्किल किस्म की वोकैबुलरी होना जरूरी नहीं है। उसमें सेंटेंस स्ट्रक्चर कम्प्लेक्स होना जरूरी नहीं है। उसमें लंबे सेंटेंसेस लिखना जरूरी नहीं है। जितने छोटे सेंटेंसेस, बल्कि मैं रिकमेंड करता हूं जितने छोटे सेंटेंसेस आप लिखेंगे उतना आपके लिए बेहतर है। सो मेच्योर राइटिंग एक्सप्रेशन आपका होना चाहिए, आइडियाज में कनेक्टिविटी शो होनी चाहिए, इंटरलिंक्ड आइडियाज होने चाहिए। ऐसे लगना चाहिए कि एक ही बात का तसलसल चल रहा है, एक ही बात आगे एक्सप्लेन हो रही है, एक ही आइडिया की डिफरेंट शाखें आप डिस्कस कर रहे हो। ये नहीं होना चाहिए वो हम एक प्रेसी का भी लेक्चर लेंगे, उसमें भी एक ये कनेक्टिविटी वाला इशू है। आइडियाज में क्लैरिटी होनी चाहिए। तो अगर ये चीजें आपके ऐसे के अंदर मौजूद हैं, तो यू कैन कंसिडर इट एज अ मेच्योर राइटिंग एक्सप्रेशन। आपके जनरली बाकी सारी चीजों में नहीं होने चाहिए। स्पेसिफिकली आपका जो आउटलाइन है, आपका इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ है और आपका जो कंक्लूजन है, इसके अंदर तो कोई एक जरा सी भी इस तरह की मिस्टेक एक्सपेक्टेड नहीं है। ग्रामर की, टेंसेस की, स्पेलिंग की, आइडियाज के रिपीट होने की, ये नहीं होनी चाहिए। फिर आपके आइडियाज लॉजिकल और सीक्वेंशियल होने चाहिए। ये प्रैक्टिस के साथ आएगा। लॉजिक और सीक्वेंस क्या होता है? लॉजिक में पहले भी आपको बता चुका हूं कि विद रेफरेंस जो भी बात होगी वो लॉजिकल बात कंसिडर की जाएगी। सीक्वेंशियल क्या होता है? व्हाट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट शुड बी डिस्कस्ड फर्स्ट, एंड व्हाट इज लीस्ट इंपॉर्टेंट, लेकिन वो जरूरी भी है, लेकिन लीस्ट इंपॉर्टेंट है, शुड बी डिस्कस्ड इन द एंड। तो इसकी तरतीब कुछ इस तरह होनी चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट पहले, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम। फॉर एग्जांपल आप डिस्कस कर रहे हैं एनर्जी क्राइसिस पाकिस्तान में, उसकी कॉजेज आप डिस्कस कर रहे हैं, तो लाइन लॉसेस इज वन ऑफ द कॉजेज, डैम्स ना बनना इज वन ऑफ द कॉजेज, अल्टरनेटिव एनर्जी रिसोर्सेज के ऊपर काम ना करना इज वन ऑफ द कॉजेज, अल्लाह आपका भला, बिजली चोरी होना इज वन ऑफ द कॉजेज, उसके बाद नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज से ज्यादा उनके ऊपर रिलाई करना इज वन ऑफ द कॉजेज। अब ये 5 कॉजेज में से मैंने वैसे जनरली डिस्कस कर दिए। इनमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है? आपके डैम्स ना होना, मतलब जिससे आप ज्यादा एनर्जी, और जो रिन्यूएबल भी है। उसके बाद सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है? आपकी जो है ना
क्या उसे कहते हैं इन रिसोर्सेज को, जिस तरह ये सोलर एनर्जी जो लेटेस्ट हैं, जिससे आप ये क्लाइमेट ग्लोबल वार्मिंग के ऊपर जो आप इफेक्ट नहीं करते, रिन्यूएबल रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज, ऑब्वियसली वो डैम्स भी उसमें आएंगे। रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज के ऊपर इन्वेस्ट ना करना, सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट। थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट आपकी बिजली का चोरी होना। चौथा मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लाइन लॉसेज, जिसकी वजह से आपकी वो आपके अपग्रेडेड नहीं है चूंकि सिस्टम, उसकी वजह से आपके वो सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो ये सीक्वेंस जी, अमीजान एक चम्मच जी। डॉक्टर होने के नुकसानात, मुझसे सिरप के चम्मच पूछे जा रहे हैं कि कितने चम्मच पीने हैं। अच्छा, तो ये सीक्वेंस आपने ज़हन में रखना है। जो चीज जितनी इंपॉर्टेंट है वो उतनी पहले आएगी, जो चीज जितनी कम इंपॉर्टेंट है वो उतनी एंड पे आएगी। अगर आप एनर्जी थेफ्ट पहले नंबर पे लिख देते हो, स्टूडेंट्स इस चीज के ऊपर फोकस नहीं करते। ये छोटी सी बात है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अगर आप वो चीजें पहले डिस्कस कर जाते हो जो लीस्ट इंपॉर्टेंट है, और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो एंड पे डिस्कस करते हो सकता है पेपर चेकर वहां तक पढ़े ही ना, और वो आपके शुरू में ही आपसे वो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन हो जाए आपकी। तो ये काम आपने नहीं करना, सीक्वेंशियल आइडियाज आपने रखने, उनका सीक्वेंस ज़हन में रखना है। उसके बाद ऐसे में कहीं पे भी आपने सब्जेक्टिव नहीं होना, आपकी जाती राय ऐसे में नहीं आनी चाहिए। फर्स्ट पर्सन का यूज आपने नहीं करना। आई थिंक दैट इन माई ओपिनियन वी शुड डू दिस, वी शुड डू दैट, वी एज अ नेशन, आवर सिस्टम, ये आपने काम नहीं करने। आपने थर्ड पर्सन में बात करनी है। ये एकेडमिक स्टाइल ऑफ राइटिंग और राइटिंग की ये एक रिक्वायरमेंट होती है कि आप हमेशा ऑब्जेक्टिविटी में बात करेंगे, आपकी जातियात उससे हट जाएंगी। चाहे आप किसी चीज से डिसएग्री करते हैं लेकिन साइंटिफिक नॉलेज या रीजनिंग या लॉजिक उसको अप्रूव करती है। आप उसके साथ एग्री नहीं करते, साइंस स्टिल उसको अप्रूव करती है, साइंस स्टिल उसके ऊपर बात करती है। तो आपको वो ऐसे लिखते हुए उस लॉजिक को ज़हन में रखना है, आपने अपनी जाती राय को फिर बीच में नहीं लेके आना। उसके बाद हमेशा ज़हन में रखिए कि यू हैव टू स्टे आउट ऑफ कॉन्स्पिरेसी थीरीज। ऐसी बातें जो कि यूनिवर्सली एक्नॉलेज्ड ट्रूथ्स नहीं है, ऐसी बातें जो कि वेल नोन रियलिटीज नहीं है। फॉर एग्जांपल कुछ लोग कहते हैं जी उसामा बिन लादेन CIA का एजेंट था और अभी भी वो जिंदा है और उसको पैसे दिए जा रहे हैं और वो लॉस एंजलिस में रहता है। व्हाट इज दिस? दिस इज अ कॉन्स्पिरेसी थीरी। यहूदी मुसलमानों को खत्म करने पे लगे हुए हैं, दैट इज अ कॉन्स्पिरेसी थीरी। पोलियो के कतरों में मर्दों को नामर्द करने की कोई चीज है, दैट इज अ कॉन्स्पिरेसी थीरी। एनीथिंग विच इज नॉट प्रूवन, एनीथिंग विच इज अवे फ्रॉम फैक्ट्स एंड फिगर्स, वो आपने वहां पे कोट नहीं करनी। ये एक चीज होगी। दूसरी चीज आपने ये ज़हन में रखनी है, कंट्रोवर्सीज को अवॉइड करना है। आप पैनामा लीक्स को डिस्कस कर सकते हैं लेकिन नवाज शरीफ को डिस्कस नहीं करना। आप करप्शन को डिस्कस कर सकते हैं लेकिन जरदारी को डिस्कस नहीं करना। आप पॉलिटिकल यू टर्न्स को डिस्कस कर सकते हैं लेकिन इमरान खान को डिस्कस नहीं करेंगे। पर्सनैलिटीज के ऊपर आप बात नहीं करेंगे। ऐसी तमाम चीजें जो, फॉर एग्जाम्पल इस्लाम की कोई टॉपिक आप लिख रहे हैं इस्लाम के ऊपर, ये जनरली भी आपके लिए गाइडलाइंस हैं, बाकी पेपर्स के लिए भी। फॉर एग्जाम्पल इफ यू थिंक दैट जो हजरत आयशा और हजरत अली के बीच में कॉन्फ्लिक्ट था, उसमें समहाउ हजरत अली वाज राइट एंड हजरत आयशा वाज रॉन्ग, आपका पर्सपेक्टिव है और ये कंट्रोवर्सी है, आपने इसको डिस्कस नहीं करना। अगर आपको लगता है हजरत अली और हजरत अमीर मुआविया के पॉइंट ऑफ व्यूज में हजरत अमीर मुआविया ठीक थे और हजरत अली ठीक नहीं थे, तो ये आपका पर्सनल पर्सपेक्टिव है और ये कंट्रोवर्सी है, इसको आपने डिस्कस नहीं करना। बिकॉज यू नेवर नो कि पेपर चेकर का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, आपको ये बिल्कुल नहीं पता। और इस तरह का कोई भी कंट्रोवर्सी जहां पे उसका पॉइंट ऑफ व्यू वो नून लीग का सपोर्टर हो सकता है, अगर आपने नवाज शरीफ के अगेंस्ट बात की तो ये ह्यूमन नेचर है, वो उसके ऊपर नेगेटिव इंपैक्ट जाएगा आपके राइट अप के ऊपर, आपकी इवैल्यूएशन के ऊपर, आपने इसको अवॉइड करना है। सो आपने कंट्रोवर्सीज अवॉइड करनी है और आपने कॉन्स्पिरेसी थीरीज के ऊपर डिस्कस नहीं करना। फिर लास्ट पॉइंट,
you're always supposed to not discuss too much about religion. अगर कोई टॉपिक जनरल टॉपिक है, अगर आप उसमें रिलीजन का पर्सपेक्टिव देना चाहते हो, एक पैराग्राफ रिलीजन के पर्सपेक्टिव का इज मोर देन इनफ. हाँ, अगर टॉपिक स्पेसिफिकली है ही रिलीजन के बारे में, फॉर एग्जांपल ये टॉपिक है इज डेमोक्रेसी कंपैटिबल विद इस्लाम, तो ये तो वो पूछ ही रिलीजियस पर्सपेक्टिव रहा है ना, तो फिर आपने रिलीजन का तज़किरा करना है, फिर आप रिलीजन को साथ लेकर चलेंगे. लेकिन अगर जर्नल आ गया पाकिस्तान में डेमोक्रेसी कैसे आगे चलनी चाहिए, उसमें अगर आप रिलीजन का पर्सपेक्टिव देना चाहते हो तो वो आप जस्ट एक पैराग्राफ लिख दो, 2 पैराग्राफ्स लिख दो. इससे ज्यादा एक्सेसिवली रिलीजियस नहीं करना टॉपिक को, अनलेस एंड अनटिल टॉपिक इटसेल्फ आपसे पूछे कि रिलीजन का पर्सपेक्टिव दो. ये थे कुछ एसेंशियल्स ऑफ एन एसे. आई होप आपको नई चीजें लर्न करने को मिली होंगी, नहीं भी मिली तो चले, पुरानी चीजें रिपीट होगी. अब अगर आप लोगों के कोई क्वेश्चंस हैं तो एक एक बंदा करके माइक ऑन कर सकता है और मुझसे पूछ सकते हैं. कल हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे हमने आउटलाइन कैसे बनानी है, हमने ब्रेनस्टॉर्मिंग कैसे करनी है, हमने टॉपिक सिलेक्शन कैसे करनी है और हमने टाइम मैनेजमेंट कैसे करनी है ऐसे में. उसके बाद फिर मैं आपको टास्क दूंगा, एक टॉपिक दूंगा जिसके ऊपर आपने आउटलाइन बनानी है और वो कैसे सबमिट करवाना है वो भी फिर मैं आपको उसी में बताऊंगा. अस्सलाम वालेकुम सर. वालेकुम अस्सलाम जी. सर ऐसे में कुरानी आयत जो है वो अरबिक में और उसका तर्जुमा उर्दू में लिख सकते हैं? ऐसे में तर्जमा अगर आपने लिखना है तो आप इंग्लिश में लिखेंगे ना, उर्दू में क्यों लिखेंगे? कुरानी का आयत आप अरबिक में लिख सकते हैं, इवन आप उर्दू का शेर लिख सकते हैं, लेकिन फिर उसको आपने नीचे से ट्रांसलेट करना है, आपने उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट भी करना है. पर्शियन की कोई चीज कोट कर सकते हैं, किसी भी लैंग्वेज का कर सकते हैं. ऑब्जर्वर सिर्फ सर एक ऑब्जर्व अगर कर आयत का एक मिनट, जी ऑब्जर्वर जी सिर्फ ऑब्जर्व कर सकेंगे टास्क को, इवैल्यूएशन सिर्फ उन्हीं की होगी जिनने पे किया हुआ. जी आप पूछिए प्लीज. जी सर अगर एक आयत का तर्जुमा हमें उर्दू में सिर्फ आता है और इंग्लिश में नहीं आता तो फिर? आप सीएसएस में बैठे हुए हैं, उसको इंग्लिश में करना कितना कोई मुश्किल बात है. आप एग्जैक्ट वो कुरान वाली जो मुश्किल इंग्लिश होती है, जो प्योर इंग्लिश है, वो बेशक ना लिखें, लेकिन वही बात जो आपने इंग्लिश उर्दू में लिखनी है उसको इंग्लिश में लिख लें. सर उसका कोई बैड इम्पैक्ट तो नहीं पड़ेगा? कोई बैड इम्पैक्ट नहीं पड़ता. ठीक है सर, थैंक यू. यू वेलकम, नो प्रॉब्लम. अस्सलाम वालेकुम सर. वालेकुम अस्सलाम बच्चों. सर मैंने आपसे ये पूछना है कि ये जो मैच्योर राइटिंग एक्सप्रेशन आपने बताया है तो इसको इनहेंस मतलब किस तरीके से करना है, मतलब आप बेसिक स्टेप ही क्या होना चाहिए हमारा? 3 चीजें, ये सीएसएस का क्रक्स है: रीडिंग, राइटिंग, इवैल्यूएशंस. जितना ज्यादा पढ़ेंगे, जितना ज्यादा लिखेंगे, जितना ज्यादा इवैल्यूएट करवाएंगे, उतना बेहतर आपका राइटिंग एक्सप्रेशन होगा. मैंने वो मेच्योर राइटिंग एक्सप्रेशन के हवाले से बताया ना, रीडिंग कैसे आपको हेल्प करती है. अनइंटेंशनली आपका ब्रेन चीजें लर्न कर रहा होता है, लेकिन वो चीजें तब तक आपके ब्रेन में पक्की नहीं होंगी जब तक आप उनको लिखते नहीं, जब तक आप उनको इवैल्यूएट नहीं करवाते. ठीक है सर, थैंक यू सर. ये वेलकम. और किसी का कोई क्वेश्चन? सर अगर ज्यादा हमें रेफरेंसेस ना आते हों, मतलब रेफरेंसेस मतलब जितने भी हम पैराग्राफ बना रहे हैं हमें सारों के लिए तो कोई एक एक रेफरेंस नहीं मिलेगा, फिर उसको इस चीज को किस तरह हैंडल हम कर सकते हैं? ये जरूरी नहीं होता कि आपने हर ही आर्गुमेंट का कोई ना कोई रेफरेंस देना होता है, लेकिन ये चीज ध्यान में रखिए जहां पे आप कोई फैक्ट कोट कर रहे हैं ना, फॉर एग्जांपल आप लिटरेसी रेट पाकिस्तान का लिख रहे हैं, ठीक है, तो आप ये नहीं कहेंगे पाकिस्तान हैज अ वेरी लो लिटरेसी रेट. नहीं, आप उसका बाकायदा लिटरेसी रेट लिखेंगे कि पाकिस्तान का लिटरेसी रेट 53 या 63% है. तो अगर आपने ये लिख दिया तो उसका सोर्स कोट करने की जरूरत नहीं है कि आपने इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान से ये कोट लिया था या कहां से आपने वो कोट लिया है. तो लाजमी नहीं होता कि हर पैराग्राफ में ही आपने रेफरेंसेस देने, लेकिन जितने ज्यादा देंगे उतना अच्छा आपके लिए. आपकी बात अगर वैसे ही लॉजिकल है तो फिर उसमें रेफरेंस की जरूरत नहीं पड़ेगी. इधर गूगल प्ले स्टोर के ऊपर ना एक ऐप है, उसका नाम है डेली कोट्स.
उसको आप डाउनलोड कर लीजिए। वो डेली आपको एक कोटेशन आप वो आपकी नोटिफिकेशन में आती है, आप उसको क्लिक करें, वो कोटेशन रीड कर लें। फर्ज करें आपके पास 300 दिन है और उनमें से 300 कोटेशंस आप वो डेली रीड कर रहे हो, तो उसमें से कुछ भी ना हुआ तो कम से कम कुछ 10 कोटेशंस तो ज़हन में रह जाएंगी। वो कोटेशन आप किसी चीज के साथ, किसी आर्गुमेंट के साथ आप कोट कर सकते हो, वो भी आपके रेफरेंस में ही काउंट होगी। ये दो बंदे बीच में, मुझे नहीं पता ये कौन है, एक Huawei Y9 Prime के नाम से है और एक Galaxy J5 Pro के नाम से है। यार अपने नाम पे बंदा बनाता है आईडी। कितने तो तुसी शरीफ लोग हो। What does long sentences mean? How many words a long sentence constitute? Long sentence से मुराद ये है, फॉर एग्जाम्पल मैं एक सेंटेंस लिखता हूँ, यहाँ पे आपको थोड़ी सी एग्जाम्पल थोड़ा सा पता चल जाएगा। अब ये क्या है? ये एक लॉन्ग सेंटेंस है। Democracy, facing all ups and downs, has re-emerged as a falcon from ashes and is striving hard to establish itself as a culture in Pakistan. But unfortunately, some forces are still trying to downplay it, which certainly seems a failed try. अब ये क्या है? लंबा सेंटेंस है। लॉन्ग सेंटेंस से मुराद ये है कि आप वो जितना उसको इलोंगेट कर दो, जितने ज्यादा कॉमास यूज कर रहे हो, जितना ज्यादा आप उसको कहानी बनाने की कोशिश कर रहे हो, तो कोशिश क्या करनी चाहिए? इसी को आप छोटा करके लिख सकते हो। डेमोक्रेसी ने बहुत अप्स एंड डाउन्स फेस किए हैं, लेकिन ये सक्सेसफुल हो रही है। ये पहली बात आप कर दें। डेमोक्रेसी के अगेंस्ट बहुत सारी ट्राइज हो रही हैं, ये दूसरा सेंटेंस लिख दें। ये ट्राइज सक्सेसफुल होती महसूस नहीं हो रही, क्योंकि डेमोक्रेसी एक ऐसा कल्चर है जो एक्सेप्टेबल है और जो द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नेंस है। ये तीसरा सेंटेंस कर दें। वही बात आप 3 सेंटेंसेस में भी कर सकते हो, शॉर्ट करके। अब दोनों में फर्क क्या होता है? लॉन्ग सेंटेंसेस मना नहीं है, लेकिन होता क्या है कि स्टूडेंट लाइफ में आप लॉन्ग सेंटेंसेस में यू आर मोर प्रोन टू मिस्टेक्स। आप ज्यादा गलतियां करने के चांसेस ज्यादा बढ़ा रहे हो। जितना आप छोटा लिखोगे उतना गलती के चांसेस कम होंगे। अच्छा सर, आर 70 to 90 paragraphs enough to justify essay if they are well ordered and mature? In my personal opinion, essay की लेंथ के हवाले से अगर हम बात करें तो 2000 के राउंड अबाउट वर्ड्स, 2000 2200 इतने वर्ड्स अगर आप लिखते हो तो दैट इज इनफ। जो आपने लिखा है 17 to 19 पैराग्राफ, मेरे ख्याल से एक पैराग्राफ 100 वर्ड्स का तो नहीं होता, छोटा होता है, तो वो जस्टिफाइबल नहीं है। एटलीस्ट 25 से 30 पैराग्राफ होने चाहिए। अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टॉपिक, visions differ, so how can we know that in what perspective we should go in illustrations? What if the perspective we discuss is not what the examiner wants to read about the topic? Basically यही मैंने कहा कि जितना ज्यादा आप well read होंगे उतना ज्यादा आप अगले की बात को अंडरस्टैंड करेंगे। जितना ज्यादा आप खुद अंडरस्टैंडिंग होंगे उतना ज्यादा दूसरे की बात को अंडरस्टैंड करेंगे। तो रीडिंग अपनी बढ़ाइए और प्रैक्टिस अपनी ज्यादा से ज्यादा कीजिए। ऐसे के जो टॉपिक्स होते हैं, जितने ज्यादा आप लिखेंगे, जितने ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे और जितना काम चेक करवाएंगे, उतनी आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी। आपको पता चलेगा कि यार इसको तो मैंने इस तरह समझा था, नहीं इसको सर ने ये बताया तो इस तरह समझना चाहिए था। तो फिर आपका ब्रेन एक खास समत में काम करना शुरू कर देगा कि उसको अक्सर औकात हम टॉपिक को अंडरस्टैंड करते हुए उतना टाइम स्पेंड ही नहीं करते उसके ऊपर।
कि वो हम उसको प्रॉपरली टाइम देकर उसके ऊपर ब्रेनस्टॉर्मिंग करके उसके तमाम पर्सपेक्टिव्स देखकर फिर वो कीवर्ड्स को देख करके कौन से कीवर्ड्स वहां पे यूज हुए हैं फिर डिसाइड करना। नेक्स्ट टॉपिक में हम ये चीज भी डिस्कस करेंगे कि आपने कैसे उसको टॉपिक फाइनलाइज करना है और उसको कैसे अंडरस्टैंड करना है। तो प्रैक्टिस के साथ बेहतर होगा, इवैल्यूएशंस के साथ बेहतर होगा। Strong fields. What if someone has 1 or 2 fields like IT and feminism? How to increase these fields to 4 to 5? IT is one field. Feminism is not a field. Feminism is very tiny part of a field called gender studies. Yeah, it is a very tiny part of a field called women rights. तो ये प्रॉपरली एक फील्ड नहीं है। तो आपको ये डिफाइन करना होगा कि आपके सोशल साइंसेज में आप बेहतर रीडिंग आपकी ज्यादा किस चीज में है। जितनी जिस फील्ड में आपकी रीडिंग ज्यादा होगी उस फील्ड की आपकी अंडरस्टैंडिंग ज्यादा होगी। काइंडली लेट द ऑब्जर्वर्स टू अटेम्प्ट टू। बच्चे रबिया बच्चे मेरे पास इतना टाइम नहीं होगा कि मैं जस्टिफाई कर सकूं और सबके काम उतनी ईमानदारी से चेक कर सकूं। टू बी वेरी ऑनेस्ट, जिसने मुझे पे किया होगा उसका मुझे डर होगा कि अल्लाह ताला की ज़ात ने मुझसे क्वेश्चन करना है और मैं उसके अकॉर्डिंगली उसको इवेल्युएट करूंगा। जिसने मुझे पे नहीं किया होगा उसको मैं भी बस गुजारा ही करूंगा। ये ऑनेस्ट ओपिनियन है। तो और वैसे भी मेरे पास इतना टाइम नहीं होगा कि वो मैं उसको मैनेज कर सकूं, सारे लोगों के टास्क चेक कर सकूं। What should be length of outline and also the length of the essay? Length of the essay के बारे में मैंने थोड़ा सा डिस्कस किया है। It should be around 2000 to 2200 words. ये आप कैसे डिफाइन करेंगे? जब आप जनरली कोई भी चीज राइट कर रहे होते हैं तो आपको एक रफ सा आइडिया हो जाता है कि आप एक पेज के ऊपर कितने वर्ड्स लिखते हो। मतलब मैं एक पेज के ऊपर अराउंड 95 to 110 इतने वर्ड्स लिखता हूँ। तो विच मीन्स कि मैं अगर 20 से 25 पेजेस लिखूं तो मेरी वो लेंथ कंप्लीट हो जाती है। तो ये आपने अपना देखना है कि आप वो कितना करते हो। व्हाट वर द पॉइंट्स प्रायर टू आउटलाइंस? मुझे नहीं पता आप किस चीज का पूछ रहे हो शमसुल्ला। और किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए। जी, थीसिस स्टेटमेंट इज पार्ट ऑफ योर इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ, वो तीसरे लेक्चर में आएगा। अपना ध्यान रखिए, खुशबाश रहिए। आपके सवालात तो लगता है मुझे खत्म हो गए हैं। कल मिलते हैं एग्जैक्टली सेम टाइम पे। दुआ में याद रखिए। टेक केयर। अल्लाह हाफिज।